गैलेक्सी यानी आकाशगंगा। जय हिंद दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। कल हमने तारा का पूरा कॉन्सेप्ट ख़त्म कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे गैलेक्सी के बारे में। सिलेबस डिस्कशन हो चुका है। अब हम सीधा दूसरा वीडियो चालू करते हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि गैलेक्सी क्या है, कैसे गैलेक्सी में तारों की स्थिति कहाँ होती है, हमारा सूर्य कहाँ है गैलेक्सी में, और गैलेक्सी की उम्र को कैसे पता करेंगे, और गैलेक्सी के किस पार्ट में ब्लैक होल ज़्यादा होते हैं, किस पार्ट में तारे ज़्यादा होते हैं, सबसे नज़दीकी गैलेक्सी कौन सी है, हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है, हमारी गैलेक्सी का क्या शेप है, ये सब चीज़ें आज हम कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं गैलेक्सी के बारे में। गैलेक्सी के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कल जो मैंने आपको स्टार पढ़ाया था, उसमें स्टार के टेम्परेचर को कैसे मापेंगे ये यहाँ पर देखेंगे। तारों के ताप का निर्धारण, तारों के ताप का निर्धारण कैसे होगा, उसके सरफेस से होता है। तारों के सतह से होता है। ठीक, जैसे देखिए कि अगर ब्लू स्टार है, तारा अगर नीला है, तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। यदि तारा वाइट है, सफ़ेद है, वाइट स्टार है, तो टेम्परेचर मीडियम होगा। और अगर रेड है, टेम्परेचर कम होगा। ये रिलेटिवली बात हो रही है कि सबसे ज़्यादा ब्लू वाले का होगा, इसके कंपैरिजन में वाइट वाले का थोड़ा कम होगा, और इसके कंपैरिजन में वाइट के कंपैरिजन में रेड वाले का और भी कम होगा। तो इसे समझेंगे कैसे, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, इस चीज़ को मैं ख़त्म कर रहा हूँ कि जैसे कि जब आप खाना बनाते होंगे तो गैस पे जब गैस जलाते हैं तो वो नीला फ्लेम देता है। तो जो नीला देता है उसका मतलब हीट जो है वो बहुत तेज़ रहता है। तो ब्लू स्टार का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। उसके बाद जब गैस ख़त्म होने को होता है तो लोग कहते हैं कि गैस ख़त्म होने वाला है, क्योंकि लाल जल रहा है। तो जब लाल जलेगा तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर उसका मीडियम हो जाएगा। तो ये दोनों जब याद रहेंगे तो रेड वाला तो पता है कि ये वाला एकदम टेम्परेचर कम ही होता है। अक्सर गलती क्या होती है कि जब हम रेड देखते हैं तो लगता है कि नहीं यही सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, तो हम इसी को टिक कर देते हैं, जिससे कि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसे आप दिमाग में बैठा के रखिएगा, जिससे कि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। अब हम चलते हैं गैलेक्सी की ओर। अब हम पढ़ेंगे गैलेक्सी के बारे में। गैलेक्सी यानी आकाश गंगा। अब आकाश गंगा किसे कहते हैं, इसकी भी कोई एक परिभाषा होनी चाहिए। ऐसे ही तो किसी भी चीज़ को कुछ कहा नहीं जाता। जैसे कि तारा है तो उसका क्या था, कल तारा था तो उसमें मैंने ये बताया था कि उसकी अपनी ऊष्मा होनी चाहिए, अपना प्रकाश होना चाहिए, आकार भी बड़ा होना चाहिए। तो उसी तरीके से आकाश गंगा किसे कहेंगे, असंख्य तारों के समूह को, असंख्य तारों के समूह को आकाश गंगा कहेंगे। आकाश गंगा कहते हैं। असंख्य तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। अब ये
कई तारे हो गए। आप जब आकाश में देखते होंगे तो कभी कभी आपको एक ही जगह बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, तो वो आकाशगंगा का हिस्सा होता है। कई कई आकाशगंगा है हमारे ब्रह्मांड में। जैसे कि हमारे ब्रह्मांड में हमारे ब्रह्मांड में कुल 100 अरब आकाशगंगा है। आकाश गंगा है। और एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। एक आकाशगंगा में कितने तारे हैं? 100 अरब तारे हैं। हमारी ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा है और एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। तो अब 100 अरब आकाशगंगा के बारे में तो पढ़ेंगे नहीं, जो हमारी चीज़ें हैं हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं कि हमारे आकाशगंगा का क्या नाम है। अब हमारे आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला, या फिर मंदाकिनी। इसे कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, तो हिंदी में ये भी दे सकता है, दुग्ध मेखला भी, मंदाकिनी भी, इसलिए दोनों नाम याद रखेंगे। इंग्लिश में सिर्फ मिल्की वे आता है तो उसे आराम से टिक कर देंगे। अब देखिए ये आकाशगंगा है, हर आकाशगंगा का अपना अपना शेप होगा। अब किसी भी चीज़ की उम्र भी जाननी होती है, तो आकाशगंगा की उम्र हम डिसाइड कैसे करेंगे? कैसे जानेंगे कि ये आकाशगंगा नया है, पुराना है या फिर मध्य में है? तो आकाशगंगा के शेप से जान जाएंगे कि आकाशगंगा नया है, पुराना है या फिर मध्य में है। तो अब अपनी आकाशगंगा दुग्ध मेखला का शेप जानने से पहले मैं आपको हर आकाशगंगा का शेप बता दे रहा हूँ, जिससे कि हम लोग ये भी डिसाइड कर पाएंगे कि अपने आकाशगंगा की उम्र कितनी है। तो देखिए आकाशगंगा की उम्र कैसे जानेंगे? इसे कैसे जानेंगे? अब देखिए ये 3 आकार के बनते हैं। एक बनेगा इलिप्टिकल, एक बनेगा स्पाइरल, सर्पिला रहेगा जो ऐसे ऐसे चलेगा, इलिप्टिकल ऐसे रहता है, और एक बनता है रेगुलर शेप। इरेगुलर मतलब अनियमित, ठीक, इसका कोई भी शेप नहीं रहेगा। तो जो ओल्ड आकाशगंगा रहती है, जो सबसे पुरानी रहती, ये ओल्ड गैलेक्सी, जो सबसे पुरानी गैलेक्सी है वो इलिप्टिकल शेप में पाई जाएगी। उसके बाद जिसकी उम्र मध्य में है, मिडल एज में रहेगा, ना बहुत ज़्यादा यंग ना तो बहुत ज़्यादा ओल्ड, तो उसे स्पाइरल शेप मिलेगा। और जो एकदम नया नया रहेगा, न्यू गैलेक्सी, एकदम नया नया जवान जिसे बोलते हैं, तो उसका इरेगुलर शेप हो जाएगा। तो अपने आकाशगंगा का शेप क्या है? स्पाइरल है, स्पाइरल शेप। किसका? मिल्की वे का शेप कैसा है? स्पाइरल है। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि अगर मिल्की वे जो दुग्ध मेखला है, हमारी आकाशगंगा का शेप अगर स्पाइरल है, तो हम कहाँ पे हैं? मिडिल एज में, यानी कि ये एकदम नया भी नहीं है, एकदम पुराना भी नहीं है, ये मिडिल एज में आ चुका है। अब इलिप्टिकल शेप, सबसे बुढ़वा गैलेक्सी जो हो जाएगी, एकदम बुढ़ापा से बोलते हैं, वो इलिप्टिकल शेप में आ जाएगा। और जो एकदम जवान है, नया नया है, वो इरेगुलर और स्पाइरल में है, मिडिल। यानी कि नई बहू, बहू की सास और सास की सास, ठीक, इस तरीके से इसे समझेंगे। तो ये हमने देखा कि हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है, कैसा शेप है, उम्र क्या है, ये सब देखा। अब हम देखते हैं कि तारों की स्थिति क्या होगी आकाशगंगा में, और सबसे करीबी आकाशगंगा क्या कौन सी है हमारी। उसके बाद हम ये देखेंगे कि सूर्य की स्थिति कहाँ पर है आकाशगंगा में, और फिर देखेंगे सुपर क्लस्टर किसे कहते हैं।
अब देखिए सुपर क्लस्टर के बारे में पढ़ते हैं। सुपर क्लस्टर अंग्रेजी हिंदी दोनों का ही यही होता है, सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर, ठीक है, सुपर क्लस्टर कहते हैं। तो ये सुपर क्लस्टर क्या होता है? 3 आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहा जाता है। 3 आकाशगंगा का समूह जहाँ बन जाएगा उसे क्या कहेंगे? सुपर क्लस्टर कहेंगे। आकाशगंगा 1, आकाशगंगा 2, आकाशगंगा 3, इसी को क्या कह देंगे? सुपर क्लस्टर कह देंगे। अब देखिए कि हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है, और हमारी आकाशगंगा के सबसे करीबी आकाशगंगा कौन सी है? तो ये हमारी आकाशगंगा हो गई मिल्की वे या फिर दुग्ध मेखला। अब इसके सबसे करीब क्या है? सबसे करीब कौन सी आकाशगंगा है? तो उसका नाम रहेगा एंड्रोमेडा या फिर क्या कहेंगे? देवयानी। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, उसके सबसे करीब एंड्रोमेडा या फिर देवयानी। अब दूसरी सबसे करीब कौन सी हो जाएगी? तो दूसरी सबसे करीब हो जाएगी NGC 33, ठीक है, NGC 33। ये हो जाएगी हमारी दूसरी सबसे करीबी आकाशगंगा हो जाएगी। कौन सी? NGC 33, ठीक। अगर बहुत बेहतरीन तरीके से नाम पूछेगा तो फिर उसमें एक और चीज़ कह सकता है कि यहाँ M भी लगा कर आ सकता है ना, NGC M33। तो ये हो गया आकाशगंगा कौन हमारे कितना करीब है। अब देखते हैं कि स्टार की स्थिति क्या है। एक आकाशगंगा बना लेते हैं हम, फिर देखते हैं कि वहाँ स्टार की स्थिति क्या है। ये आकाशगंगा हो गया, मिल्की वे हो गया हमारा, मिल्की वे, ठीक। अब देखते हैं, अब देखिए आकाशगंगा में जब आप इसमें 3 आर्म होते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट आर्म हो गया, पहली भुजा हो गई, इसे मान लेते हैं दूसरी भुजा, ठीक। अब इधर मान लेते हैं तीसरी भुजा, थर्ड आर्म, ठीक। तो जो सबसे नया तारा रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, सबसे नया तारा या फिर युवा तारा, सबसे नया तारा या युवा तारा यहाँ पर रहेगा। उसके बाद जिसकी उम्र बढ़ेगी वो सीधा इधर शिफ्ट होगा, जो बूढ़ा होता जाएगा वो अंदर शिफ्ट होता चला जाएगा, उम्र बढ़ती जाएगी, ठीक है। यानी कि यहाँ जिसकी उम्र मिडिल में है, मिडिल एज, और यहाँ पे ओल्ड एज स्टार यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि बुढ़वा तारा, ठीक है। तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अब हमारा सूर्य कहाँ पर है? हमारा सूर्य बाहरी आर्म पे है, एकदम बाहर, यानी कि हमारा सूर्य नया तारा है, अभी नया तारा है। और जब सूर्य लाल दानव बनेगा तो अपने पास के 4 ग्रहों को जला के भस्म कर देगा, ठीक है। ये सन है। देखिए यहाँ जानिए कि सूर्य जब लाल दानव बनेगा तो अपने पास के 4 ग्रहों को जला देगा और वो ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि सुपर क्लस्टर क्या कहते हैं। सुपर क्लस्टर कहते हैं कि 3 आकाशगंगा के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। अपनी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे, दुग्ध मेखला या फिर मंदाकिनी कह सकते हैं। और अपनी आकाशगंगा के सबसे करीबी आकाशगंगा कौन सी है? एंड्रोमेडा या फिर देवयानी। और फिर दूसरी सबसे करीबी आकाशगंगा NGC M33, कहीं कहीं NGC 33 भी लिख के आ सकता है। फिर उसके बाद आकाशगंगा में 3 आर्म, सबसे फर्स्ट आर्म में यानी कि सबसे बाहरी वाले आर्म में नया तारा रहेगा, एकदम नया या फिर युवा तारा। फिर इससे ज़्यादा उम्र वाले बीच में आ जाएंगे, मिडिल आर्म, सेकेंड आर्म। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी अंदर घुसता चला जाएगा तारा।
थर्ड आर्म। अब देखिए जिसकी उम्र बढ़ेगी वही मरेगा भी तारों में। तो सबसे ज़्यादा तारा कहाँ पे रहेगा? इसे इसके सेंटर को बल्ज कहते हैं। बल्ज बल्ज सेंटर को, गैलेक्सी के जो ये सेंटर है उसे बल्ज कहते हैं। और बल्ज में ही सबसे ज़्यादा स्टार रहते हैं। स्टार भी सबसे ज़्यादा रहेंगे क्योंकि बूढ़े होते होते तारे यहाँ चले जाएंगे, और जो बूढ़े होते तारे यहाँ जाएंगे वही ब्लैक होल भी बनते हैं। तो ये कह सकते हैं कि बल्ज में ब्लैक होल भी सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो बल्ज में क्या क्या चीज़ें रहेंगी? स्टार ढेर सारे रहेंगे, और ब्लैक होल भी ढेर सारा रहेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि नया तारा कहाँ रहेगा, ब्लैक होल कहाँ रहेगा, सबसे ज़्यादा स्टार कहाँ रहेंगे, ये सब चीज़ें हमने देख ली। अब जानते हैं कि सूर्य घूमता कैसे है। अभी तक तो हमने देखा था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, लेकिन सूर्य भी तो किसी का चक्कर लगाता है। तो सूर्य हमारी आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। और कैसे लगाता है देखते हैं अब हम लोग आगे। देखिए ये हो गई हमारी आकाशगंगा स्पाइरल शेप में। सूर्य आपका यहाँ पर है, नया तारा है तो सूर्य इधर आ गया आपका। अब सूर्य 250 किलोमीटर पर सेकंड से चलता है, और एक चक्कर आकाशगंगा का एक चक्कर 25 करोड़ साल में लगा लेता है। 25 करोड़ साल में पूरा करता है। ठीक, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चलता है। और ये चलता कैसे है? एंटी क्लॉकवाइज चलेगा सूर्य। कैसे चलेगा सूर्य? एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। कैसे चक्कर लगाएगा? एंटी क्लॉकवाइज सूर्य चक्कर लगाएगा। एंटी क्लॉकवाइज सूर्य चक्कर लगाएगा। तो इस तरीके से सूर्य कहाँ कैसे चक्कर लगाएगा, कितने स्पीड से चक्कर लगाएगा, ये सब यहाँ पर आपका हो गया। तो अब यहाँ पे आपका गैलेक्सी भी समाप्त होता है। अब यहाँ आपका गैलेक्सी समाप्त होता है। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? अब तक हमने पढ़ लिया कि यूनिवर्स क्या होता है। पर तो यूनिवर्स में ही सब रहे हैं, जब पूरा खत्म हो जाएगा तो कह देंगे कि यूनिवर्स पढ़ लिया हमने। तो हमने तारा और गैलेक्सी को पढ़ लिया है। ये दो चीज़ें समाप्त हो गई। अब हम अगले में पढ़ेंगे नक्षत्र और तारामंडल। नक्षत्र और तारामंडल। तब तक के लिए मैं यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। जो कुछ भी आपको अच्छा लगा हो या ख़राब लगा हो, आप अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये चीज़ मदद करेगी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।